अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना से जुड़े सबसे अहम सवाल का जवाब तलाशेंगे। सवाल ये कि आखिर ये दुर्घटना क्यों हुई। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का क्रैश होना सामान्य विमान हादसा नहीं है, बल्कि इस हादसे ने एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। एक्सपर्ट्स के पास हादसे की वजह को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। इस हादसे से जुड़ा हर राज विमान के ब्लैक बॉक्स में छिपा हुआ है। ये ब्लैक बॉक्स अब जांच एजेंसियों के पास पहुंच चुका है। हम आपको बताएंगे कि विमान का ब्लैक बॉक्स किस तरह से विमान हादसों के गहरे से गहरे राज भी खोल देता है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि इस दुर्घटना का सबसे बड़ा संदेश बोइंग कंपनी पर शक जो है, संदेह जो है, वो बोइंग कंपनी पर क्यों जा रहा है। क्यों ये घटना बोइंग की ओर से हुई किसी खामी की वजह से हुई हो सकती है। अहमदाबाद में हुए हादसे के बाद सरकार ने एयरलाइंस कंपनी को सेफ्टी जांच बढ़ाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इनमें भी खास तौर से जिन एयरलाइन कंपनियों के पास बोइंग 787 है, उनको ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया है। बोइंग के पार्ट्स की क्वालिटी को लेकर पहले भी सवाल खड़े हो चुके हैं और इसे जल्दबाजी में बनाने के आरोप लग चुके हैं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या हादसे की वजह बोइंग की खामी या इंजन की नाकामी हो सकती है। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है। अंजना, आज मैं युद्ध के एक और मोर्चे के बारे में बताऊंगी। अब इजराइल और ईरान भी जंग के मैदान में कूद पड़े हैं। पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट में जिस बात का डर था वही हुआ। इजराइल ने आज ईरान पर सैन्य हमला कर दिया और कई सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने अब अपना फैसला अमेरिका को सुना दिया है और कहा है कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 की दुर्घटना में अब तक 265 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में 241 विमान यात्रियों के अलावा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मौजूद 24 छात्र भी हैं। ये कल्पना से भी परे है कि न सिर्फ वो लोग जो इस विमान में सवार थे, बल्कि वो लोग जो कैंटीन में बैठकर बस दोपहर का खाना खा रहे थे, ये आसमानी आफत उनके सिर पर आई और बच्चों की जान चली गई, रेसिडेंट डॉक्टर्स की जान चली गई। इस दुर्घटना ने सिर्फ भारत पर ही नहीं, पूरी दुनिया पर असर डाला है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस दुर्घटना के कारणों की तलाश कर रहे हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स जानना चाहते हैं कि आखिर किन वजहों से एक ऐसा विमान क्रैश हो गया जो आज तक कभी क्रैश नहीं हुआ था। इस दुर्घटना ने बोइंग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसीलिए बोइंग कंपनी भी परेशान है। लगातार उसके शेयर्स में भी गिरावट आ रही है। अब सभी की नजर इस विमान के ब्लैक बॉक्स पर है, जो इस हादसे की पूरी गुत्थी को सुलझाएगा। हम आपको समझाएंगे कैसे। ब्लैक बॉक्स चमकदार नारंगी रंग इसका होता है। चमकदार नारंगी रंग का एक डिवाइस होता है जिसमें विमान के कॉकपिट में होने वाली हर बातचीत रिकॉर्ड होती है। इसमें पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो एटीसी है, पायलट और एटीसी के बीच जितनी भी बातचीत होती है, इसके साथ साथ अगर दोनों पायलट आपस में बात करें, यानी कैप्टन सुमित सभरवाल ने अपने को पायलट से जितनी बातें की हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगी। विमान का ब्लैक बॉक्स किस तरह का दिखता है ये हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये ब्लैक बॉक्स विमान के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, यानी जो टेल का हिस्सा होता है उसमें ये फिट किया जाता है। अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान का पिछला हिस्सा एक बिल्डिंग से फंसा हुआ दिखाई दिया था और हिस्से को बाद में ये ब्लैक बॉक्स बरामद किया है। ब्लैक बॉक्स विमान की एक तरह से आप सोचिए सबसे मजबूत चीज होती है। ये 1100 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेल सकता है। पानी में लंबे समय तक खराब नहीं होता, इसमें टूट फूट नहीं होती। यही नहीं, इसमें अंडर वाटर बीकन लगा होता है ताकि अगर समंदर में गिरे तब भी इसको ढूंढा जा सके। और ये सिर्फ एयर सेफ्टी के लिए ही बनाया गया है ताकि किसी भी हाल में अगर कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, इस ब्लैक बॉक्स से पता लग जाएगा कि आखिर आखिरी लम्हों में पायलट को पायलट आपस में क्या बात कर रहे थे, पायलट ने एटीसी को क्या संदेश दिया, जिससे समझ में आएगा कहां पर खराबी थी। फिर आगे की जांच होती है। देखिए, ब्लैक बॉक्स के अंदर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, डीएफडीआर इसे कहा जाता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। न सिर्फ सीवीआर जिसमें आप बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, बल्कि ये जो डीएफडीआर है, एफडीआर है,
ये बहुत रेलिवेंट होता है, इसमें डेटा मिलता है जिसको एनालाइज किया जाता है। सीवीआर में पायलट, को पायलट, क्रू मेंबर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से हुई जो बातचीत है वो रिकॉर्ड होती है। और एफडीआर ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए इस विमान में तो बातचीत बहुत कम हुई। टेक ऑफ के फौरन बाद 40 सेकंड वहां पर पहुंचने से गिरने में उसे 40 सेकंड 50 सेकंड लगे। ऐसे में ये जो एफडीआर है ये विमान की गति, ऊंचाई, दिशा, इंजन का व्यवहार, मतलब इंजन में क्या एनर्जी दे रहा था, थ्रस्ट मिल रहा था, थ्रस्ट नहीं मिल रहा था, विमान में फ्यूल के स्तर, इन सब से जुड़ी जानकारी इसमें रिकॉर्ड होती है। एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। अब इसके डेटा का एनालिसिस किया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि हादसे की वजह आखिर थी क्या। ये सबसे बड़ी मिस्ट्री, सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई विमान हादसा होता है तो एक खास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन होता है, एसओपी जिसे कहा जाता है। अहमदाबाद विमान हादसे में उन देशों की संस्थाएं जांच करेंगी जो किसी न किसी तरीके से इस हादसे से जुड़ी हुई है। इस विमान हादसे की जांच भारत, चूंकि यहीं पर यह हादसा हुआ है, यहीं से ये विमान था, ब्रिटेन और अमेरिका की संस्थाएं करने वाली है। हादसा भारत में हुआ, इसलिए भारत की तरफ से 2 एजेंसियां इसमें शामिल हो रही है, डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एएआईबी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये दोनों इसकी जांच करेंगे। यह हादसा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में हुआ है और बोइंग एक अमेरिकी विमान कंपनी है, इसीलिए इस हादसे की जांच अमेरिका का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी करेगा क्योंकि बोइंग एक अमेरिकी कंपनी। विमान अहमदाबाद से जा रहा था ब्रिटेन गैटविक, मतलब गैटविक लंदन एयरपोर्ट। इसमें 53 ब्रिटिश नागरिक भी थे, इसीलिए ये जो एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है यूके का, ब्रिटेन का, वो भी इसमें एएआईबी भी शामिल हो रहा है। तो 3 देशों की जांच एजेंसियां इसमें जुटेंगी। विमान हादसों की जांच करने वाली संस्थाओं का पहला लक्ष्य हादसे के सही कारणों की तलाश करना होता है। वजह क्या थी? ये संस्थाएं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करती, बल्कि अपनी जांच रिपोर्ट में केवल हादसे की वजह बताते हैं ताकि आने वाले समय में उन वजहों से अन्य हादसे ना हो। पूरा पर्पस, पूरा लक्ष्य यही होता है कि अगर कहीं पर कोई लूप होल है, कुछ चूक है, तो उसको कैसे आने वाले वक्त में तमाम उड़ानों के लिए उसको ठीक किया जाए। हादसे की जांच में ब्लैक बॉक्स के डेटा का पूरा विश्लेषण किया जाता है। इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग में दर्ज आवाज़ों को की जानकारी ली जाती है, समझने की कोशिश होती है कि आखिर क्या कहा जा रहा है, उसके क्या मायने हो सकते हैं। थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, क्या पायलट को शक है ईंधन नहीं मिलने का या वेट पीछे ज़्यादा होने का, अगर स्टॉल हो रहा है तो पायलट की नज़र में क्या दिख रहा है। देखिए, एफडीआर के मिल जाने से विमान के डेटा के साथ उसका एक मिलान किया जाता है, हादसे के कारण तलाशे जाते हैं। जांच एजेंसियां कई तरह की जानकारियां इकट्ठा करेंगी, जैसे विमान का जो रेडार डेटा है, एटीसी से जो बातचीत है, विमान की जो ट्रैजेक्टरी है कि वो टेक ऑफ करता है और कैसे वो गिरता है, कितने एंगल पर है, विमान के मेंटेनेंस का देखिए पूरा इतिहास, कब कब मेंटेनेंस के लिए उसे रखा गया और मेंटेनेंस के लिए उसे भेजा गया। पायलट्स की काबिलियत, जो कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, दोनों पायलट्स का कंबाइंड अगर देखिए तो 9300 से ज़्यादा घंटे फ्लाइंग आवर्स थे। हम लोग तो खैर एक फ्लाइट जब लेते हैं 10 घंटे का, इनके पास 9300 से ज़्यादा घंटों की फ्लाइंग एक्सपीरियंस अनुभव था। पायलट्स की काबिलियत है, उनकी ट्रेनिंग है, इसके अलावा एयर इंडिया के काम करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसका भी विश्लेषण होगा। यानी एयर इंडिया की भी स्क्रूटनी की जाएगी कि किस तरह से वो विमान के मेंटेनेंस को देखते हैं, किस तरह से जो टेस्ट वहां पर पूरे किए जाने थे टेक ऑफ से पहले वो किए गए नहीं किए गए। यही नहीं, जांच एजेंसियां विमान के मलबे की भी जांच करेंगी, एटीसी के अधिकारियों से पूछताछ होगी, उनको वहां पर क्या मिला, विमान का मेंटेनेंस देखने वाले क्रू से पूछताछ होगी मेंटेनेंस पर। यह पता लगाया जाएगा कि हादसे के वक्त अहमदाबाद का मौसम कैसा था, तापमान कितना था, पायलट की सेहत कैसी थी, सुरक्षा से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी देखे जाएंगे। सारी प्रक्रिया देखिए, सारी प्रक्रिया देखनी पड़ती है, 360 डिग्री जिसे कहा जाता है, हर नजरिए से, हर एंगल से जांच करनी होगी। सारी प्रक्रिया के बाद विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट 30 दिनों के अंदर ही आएगी। फिर फाइनल रिपोर्ट वो लगभग 1 साल 12 महीने के अंदर पेश करनी होगी। रिपोर्ट में हादसे की वजह तो बताई ही जाएगी, इसके अलावा इन हादसों से कैसे बचा जाए,
इसके बारे में भी जरूर बताया जाएगा। यहीं से तो आगे की कहानी होगी, आगे की बेहतरी होगी, अन्य विमानों में सेम मतलब ऐसा ही मुश्किल ना आए इसका ध्यान रखा जाएगा। इसी एसओपी के जरिए दुनिया भर में हुए अभी तक के जितने विमान हादसे हैं उनकी जांच की जाती है। विमान हादसे की जांच कितनी कामयाब रहती है, इसका एक उदाहरण वर्ष 2009 में दिखा था। वर्ष 2009 में ब्राजील से पेरिस जा रहे एयर फ्रांस का विमान एयरबस A330 समंदर में क्रैश हो गया था। इस हादसे में 228 लोग मारे गए थे। हादसे के 2 साल बाद विमान का ब्लैक बॉक्स समंदर में 4000 फीट की गहराई में मिला था। सोचिए 2 साल तब लग गए थे ब्लैक बॉक्स को खोजने में, 4000 फीट समुद्र के नीचे। इसके FDR और CVR दोनों के डेटा एनालिसिस से जांच एजेंसियों ने हादसे का कारण बता दिया। FDR से पता चला कि विमान तय सीमा से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा था। जो हाइट उसे अलॉट किया गया था उससे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा था, जिससे विमान के सेंसर्स पर बर्फ जम गई थी। इतना सोच के तो बड़ा डर लगता है जो वजह जिस तरह की रहती है। CVR की रिकॉर्डिंग में पता चला कि पायलट्स भ्रम की स्थिति में थे और उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि सेंसर्स काम क्यों नहीं कर रहे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि सेंसर्स काम क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि उनकी ऊंचाई ज्यादा थी तो वहां पर जो सेंसर्स हैं उन पे बर्फ जम गई थी। देखिए, फाइनल रिपोर्ट में बताया गया कि यह हादसा तकनीकी गड़बड़ी और पायलट्स की ट्रेनिंग में कमी की वजह से हुआ था। हर जगह की अपनी एक यूनिकनेस रहती है, एक बिल्कुल अलग वजह रहती है। ज्यादातर हादसों में अगर आप देखिएगा तो सब में आपको एक सामान्य या ये फेल हो गया इतना सरल नहीं होता है। रिपोर्ट में बताया गया कि पायलट्स ने विमान के ऑल्टीट्यूड यानी उड़ान की ऊंचाई का सही अंदाजा नहीं लगाया, जिससे बर्फ जमी, हादसा हो गया। एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स ने अब ये जो विमान है, देखिए बोइंग कंपनी है अमेरिका की, बोइंग की खामियां और अहमदाबाद हादसे के वीडियोस के आधार पर अलग अलग आकलन दिए हैं। इस हादसे की तस्वीरों के आधार पर एयर इंडिया के पूर्व पायलट कैप्टन NK बेरी का मानना है कि हादसे की एक वजह फ्यूल का सही तरीके से इंजन तक ना पहुंचना हो सकता है। अब उनके मुताबिक क्या है? उनके मुताबिक इसी वजह से ईंधन नहीं मिला, थ्रस्ट नहीं मिला होगा और कैप्टन ऊपर उड़ान भर ही नहीं पाए इस विमान के साथ। देखिए, ये जो साहब आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं कैप्टन NK बेरी हैं। 30 साल तक एयर इंडिया के साथ काम कर चुके हैं। उन्हें 20,000 घंटे की उड़ान का अनुभव है, जो कि लगभग 3 गुना आप समझ लीजिए है जो पायलट उस पर सवार थे। वो क्या कह रहे हैं, उनकी नज़र में क्या वजह दिख रही है? वो फ्यूल, वो ईंधन से इसे जोड़ रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए कैप्टन नरेश कुमार बेरी जी हैं, जो 30 साल तक एयर इंडिया में इन्होंने जहाज उड़ाए हैं। इसके अलावा 47 साल का टोटल एक्सपीरियंस है। सुमित सबरवाल भी इनके साथ को पायलट के तौर पर जहाज उड़ा चुके हैं। हम इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से पूरा देश स्तब्ध है, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं आ पा रहा और लोग समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि वो 40 सेकंड जिस तरीके से वो विजुअल है कि एकदम से उड़ता है और फिर वो 625 फीट के बाद वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू होता है। तो आपको क्या लग रहा है? और आप तो सुमित सबरवाल को जानते भी हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। देखिए जी, जहाज़ ने टेक ऑफ किया है, पूरा टेक ऑफ रन किया है, उसके बाद उसने एयरबॉर्न भी किया है, उसके बाद उसने लैंडिंग गियर अप नहीं किए। उसी दौरान उसको मुझे लगता है बोथ इंजन फ्लेम आउट हुए हैं या फ्यूल कट हुआ है उसका, जिससे पावर लॉस हो गई टोटल। जो शुरू का मोमेंटम था जिससे वो टेक ऑफ हुआ है, उसी से ही वो जितना ऊपर जा सका वो गया। उसी दौरान मेडे 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 उस कैप्टन ने बोला है या को पायलट ने बोला होगा, जो भी CVR में पता लग जाएगा और DFDR में सारा कुछ इसका पता लग जाएगा कि फ्यूल कट हुआ है या कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ है, कुछ ना कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आई है। आप सुमित सबरवाल को सर कब आपके साथ थे और किस पोजीशन पे थे? वो तो हमारे सामने ही फ्लाइंग करना सीख रहे थे, दिल्ली फ्लाइंग क्लब में उन्होंने फ्लाइंग की। सुमित सबरवाल जब मेन पायलट थे तो आपको लगता है कि किस तरीके से उन्होंने सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश की होगी? और एक पायलट के तौर पर क्या कुछ हाथ में रहता है अगर ऐसी सिचुएशन आती है? पायलट के पास क्या तरीके रह जाते हैं सर? देखिए जी, जब हमारे पास पावर नहीं होती तो विंग्स लेवल करके वो नोज़ अप करके जितना आगे से आगे जा सका, उसकी स्पीड कम होती गई,
ड्रैग ज़्यादा मिलता गया, उसमें फ्लैप्स भी थे और आपका लैंडिंग गियर भी नीचे था। उससे जितना जा सका वो गया और आगे जाके फिर वो एक बॉल की तरह नीचे गिरा, हॉस्टल में लगा, उसके बाद नीचे गिरा। इसी तरह के एक पूर्व अमेरिकी पायलट कैप्टन स्टीव ने भी अपना आकलन बताया है। अब देखिए, कैप्टन स्टीव को बोइंग 777 जैसे विमान उड़ाने का काफी अनुभव है। उनके मुताबिक यह हादसा लिफ्ट लॉस यानी ऊपर उठने में परेशानी की वजह से हुआ है। उन्होंने वीडियो विश्लेषण के आधार पर बताया कि टेक ऑफ के वक्त विमान के विंग्स के जो फ्लैप्स हैं वो ऊपर की ओर थे, जिससे लिफ्ट कम हो जाती है। अब देखिए, बोइंग विमानों को लेकर भी अब दुनिया भर के हवाई यात्रियों को संदेह रहता ही है। पिछले काफी समय से बोइंग के विमानों में छोटी छोटी कई खामियां मिली हैं, जिनसे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अहमदाबाद में हुए हादसे को लेकर बोइंग 787 पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और डीजीसीए ने ही भारतीय एयरलाइन कंपनियों को सेफ्टी जांच बढ़ाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इनमें भी खास तौर से जिन एयरलाइन कंपनियों के पास बोइंग 787 है, इनको ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया है। डीजीसीए के नए आदेश में कहा गया है कि हर फ्लाइट के डिपार्चर से पहले कुछ अनिवार्य जांच की जाएगी, जैसे फ्यूल पैरामीटर मॉनिटरिंग और उससे जुड़े हुए सिस्टम की जांच की जाएगी। मतलब ईंधन से जुड़ी हुई बहुत सख्त जांच के आदेश दिए गए। इसके अलावा केबिन में हवा का दबाव, एयर प्रेशर, इंजन कंट्रोल सिस्टम से जुड़े टेस्ट, क्योंकि आप एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका भी टेस्ट करना है। हाइड्रोलिक सिस्टम और टेक ऑफ के मानकों की रोजाना समीक्षा करनी होगी, रोजाना, डेली। देखिए, विमान हादसे के बाद बोइंग 787 पर डीजीसीए की पैनी नजर है, इसलिए सभी 787 ड्रीम लाइनर्स की जांच की तैयारी भी की जा रही है। भारत में अगर आप देखिए तो अभी केवल 2 एयरलाइन कंपनीज हैं जिनके पास बोइंग 787 है। इसमें एयर इंडिया है, जिसके पास 27 बोइंग 787-8 जो वर्जन है वो है, और वहीं जो विस्टारा एयरलाइंस है उनके पास 6 बोइंग 787-9 वर्जन है। दुनिया के 30 देशों की एयरलाइन कंपनियों में कुल 398 बोइंग 787-8 विमान इस्तेमाल की जाती है। इसमें अमेरिका, जहां अमेरिकी एयरलाइंस के पास 82, यूके जहां पर 25, कतर जहां पर 30, भारत के पास 27, चीन के पास 26, जापान के पास 67, सिंगापुर के पास 12 और ऑस्ट्रेलिया के पास 11 बोइंग 787-8 वर्जन है। बोइंग के विमानों पर, मतलब इस वक्त भी जब हम चर्चा कर रहे हैं, इतनी कंपनियों के बोइंग विमान आसमान में टेक ऑफ लैंडिंग कर रहे हैं। बोइंग के विमानों पर एविएशन एक्सपर्ट सवाल उठाते रहे हैं। बोइंग पर हमेशा से खराब क्वालिटी के पार्ट्स इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। पिछले ही साल अमेरिका के अलास्का में 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे बोइंग 737 विमान का दरवाजा टूटकर गिर गया। इस वीडियो ने, इन तस्वीरों ने पूरे विश्व को हैरान कर दिया था। इस मामले में यूएस कांग्रेस में बोइंग के तत्कालीन सीईओ डेव कालोन जो है, उनकी पेशी हुई थी और वहां उनसे बोइंग कंपनी की लापरवाही को लेकर सवाल जवाब किए गए थे। उस सुनवाई का एक हिस्सा हम आपको सुनवाते हैं। आप भी दंग रह जाएंगे कि सामने बैठा व्यक्ति कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा है। आपको भी पता चलेगा बोइंग कंपनी को लेकर कितने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके क्वालिटी कंट्रोल को लेकर, उसके सुरक्षा मानकों को लेकर लापरवाही पर। सुनिए। तो सुना आपने, जो मोटी तनख्वाह बोइंग के इन अधिकारी को मिल रही थी, उसकी चर्चा करते हुए सेनेटर ने सख्त सवाल दागे और सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। सुरक्षा मानकों, सुरक्षा जांच में जिस तरह का मखौल उड़ाया जा रहा है, होटल के की कार्ड, चीज के कपड़े से, मतलब ऐसी ऐसी चीजों की उन्होंने चर्चा की जिसमें खुलकर उन्होंने जो लापरवाही सुरक्षा मानकों में है उस पर ध्यान खींचा। सुरक्षा को लेकर खास तौर पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से घेरा। ये देखिए, 18 जून 2024 की ये हियरिंग थी और एक साल के अंदर ये बड़ा हादसा बोइंग में हुआ है। देखिए, बोइंग विमानों को खराब पार्ट्स को लेकर वर्ष 2019 में भी सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। बोइंग के क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जॉन बर्नेट ने मीडिया को बताया था कि बोइंग कंपनी ने अपने 787 ड्रीम लाइनर को बनाने में जल्दबाजी की थी और इसीलिए उसने इस विमान में खराब पार्ट्स का इस्तेमाल किया था।
इस मामले में बोइंग कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस चला और एक सुनवाई में जॉन बर्नेट ने यह बताया कि विमान में इस्तेमाल होने वाले कई पार्ट्स नकली हैं और विमान का इमरजेंसी ऑक्सीजन जो सिस्टम है वो भी दोयम दर्जे का है। मतलब इमरजेंसी की स्थिति में जो वहां पर मौजूद यात्री हैं उनको दोयम दर्जे का लाइफ सेविंग मैकेनिज्म ऑक्सीजन वाला मिलेगा, जिसका फेलियर रेट 25% है। यानी 787 ड्रीमलाइनर के केबिन में उड़ते समय हवा का दबाव कम हुआ तो विमान के 25% हिस्से में बैठे यात्रियों का दम घुटने लगेगा। 62 वर्षीय जॉन बर्नेट बोइंग के खिलाफ एक विसिल ब्लोअर थे। विसिल ब्लोअर यानी कंपनी में काम करने वाला कोई ऐसा शख्स जो कि अपनी नौकरी को भी ताक पे रखकर अगर वहां गड़बड़ियां चल रही हैं तो वो खुलकर पब्लिक में आकर उस मुद्दे को उठाता है। ऐसे ही विसिल ब्लोअर थे ये जॉन बर्नेट। बोइंग कंपनी के साथ उनका 30 सालों का अनुभव था। बोइंग में चल रही धांधली के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया था, लेकिन अगली सुनवाई से पहले जॉन बर्नेट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उन्हें किसी व्यक्ति ने गोली मार दी थी। बड़ी चर्चा हुई थी तब, बहुत सारे सवाल पूछे गए थे और हमेशा यह माना जाता है कि जो ऐसे बड़े कॉरपोरेट्स हैं जिनका बहुत दबदबा रहता है, जिनका बहुत पैसा दांव पर होता है, वो अनएथिकल यानी अनैतिक तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि अभी तक हादसे को लेकर जितने भी आकलन किए जा रहे हैं वो शुरुआती जानकारी के आधार पर ही किए जा रहे हैं। इसीलिए अभी तक कंक्लूसिवली कुछ पर भी, किसी एक चीज पर या किसी एक कंपनी के खिलाफ या किसी एक बिंदु पर पूरे हादसे को मढ़ देना सही नहीं होगा। अभी हादसे की असली वजह ब्लैक बॉक्स के रिकॉर्डिंग की जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। अभी तो ज्यादातर जो एविएशन एक्सपर्ट्स है वो इंजन फेलियर, अन्य तकनीकी खराबी को लेकर बोइंग के विमान को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। कहते हैं कि विमान की लैंडिंग देखकर आप पायलट के अनुभव का अंदाजा लगा सकते हैं, कितना स्मूथ वो लैंडिंग कराते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लैंडिंग सबसे मुश्किल काम होता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा विमान हादसे लैंडिंग के वक्त ही होते हैं। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क नाम की एक संस्था ने विमान हादसों को लेकर एक रिपोर्ट दी है, जिसके मुताबिक दुनिया के करीब 37% विमान हादसे 37% लैंडिंग के वक्त होते हैं। यह हम आपको पूरा दिखा रहे हैं हर स्टेज पर। 24% हादसा उड़ान के दौरान, बीच में जो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा। दूसरी बड़ी जगह जहां पर होती है। 10% हादसे सिर्फ टेक ऑफ के समय होते हैं। 18% हादसे एयरपोर्ट पर मौजूद रहते वक्त, 3% हादसे टेक ऑफ के बाद शुरुआती चरण में ऊपर उठते वक्त, 7% हादसे लैंडिंग से पहले ऊंचाई से नीचे की तरफ आते हुए होते हैं। अब देखिए, अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ वो टेक ऑफ के बाद ऊपर उठने के शुरुआती चरण में ही हो गया, समय ही नहीं मिला। आप ग्राफिक्स में भी देख सकते हैं कि इस दौरान सबसे कम विमान हादसे होते हैं 10%। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं सबसे 3%। ये देखिए, यहां पर शुरुआती उड़ान में सिर्फ 3% होते हैं। टेक ऑफ के ही समय शुरू में 10% फिर भी होते हैं, लेकिन शुरुआती उड़ान में सिर्फ 3%। उसमें भी ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर ये हुआ है जिसमें विमान फौरन गिर जाता है, एकदम सडन डिसेंट, 40 सेकंड के अंदर वो क्रैश कर जाता है और आग के गोले में तब्दील हो जाता है। अहमदाबाद विमान हादसे में एक चमत्कार भी दिखा। ईश्वर के चमत्कारों पर आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन रमेश विश्वास कुमार को पूरा भरोसा हो गया है और उन्हें देखकर पूरे देश को। हादसे के वक्त विमान में 242 यात्री सवार थे। केवल एक यात्री ही जिंदा बच पाया और वो है रमेश विश्वास कुमार, और उन्हें गंभीर चोटें भी नहीं आए हैं। हमने उनसे बात की, उनसे ही जाना कि इस हादसे में वो कैसे बच पाए। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी।
अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। बच गए और किस्मत हो तो ऐसी, अब लोग यही कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग खुशनसीब नहीं थे, विमान हादसे में मारे गए यात्रियों की जो पहचान है, सोचिए आप, उसके लिए अब डीएनए टेस्टिंग करानी पड़ रही है। इसके लिए यात्रियों के परिवार वालों को बुलाया गया है। ये बच गए इस तरह से हैं। वहीं जो लोग खुशनसीब नहीं थे, उनकी पहचान भी करना मुश्किल है। इतनी भारी तबाही, अगर 1100 से ज़्यादा का वहाँ पर तापमान था, प्लेन उसमें जल गया, उसके परखच्चे उड़ गए, तो सोचिए मानव शरीर का क्या हुआ होगा। हमारी टीम वहाँ पहुंची जहाँ पर पीड़ित परिवार वालों को डीएनए सैंपलिंग उनकी की जा रही थी। यहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये डीएनए सैंपलिंग की जगह है, जहाँ पर परिजनों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर कल से ही लगातार ये कार्रवाई जारी है। और ये कार्रवाई जो है, दरअसल हम आपको बताएं कि जब डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं, उसके रिजल्ट्स आने में कम से कम 72 घंटे का वक्त लगता है। एक बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये सैंपल्स लिए जा रहे हैं, ताकि ये निर्धारित हो सके कि जो उस हादसे के बाद जो किसी को भी पहचान पाना, समझ पाना कि कौन है क्या है, वो बिल्कुल भी असंभव हो रहा है। हम भी मतलब जो पैसेंजर मैनिफेस्ट है हमारे पास में, तो वी आर ट्राइंग कि बाय सम मीन्स और अदर वी कैन कॉन्टेक्ट देम, बट मेनी ऑफ देम आर लिविंग अब्रोड ऑल्सो, सो दे हैव ऑल्सो प्लान टू कम हियर। वी हैव टॉक टू मेनी पीपल हु केम हियर, जो उनके रिलेटिव आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने कन्वे किया है हमको कि कुछ एक लोग बाहर से भी यहाँ पे आने वाले हैं। हम लोग रात भर से यहाँ कलेक्शन चालू रखा है। पूरे रेजिडेंट डॉक्टर्स, जो टेक्नीशियंस और सब लोग यहाँ पे रात भर ड्यूटी करके कलेक्शन कर रहे हैं सैंपल्स का। और कितना समय, क्या प्रक्रिया होती है एक डीएनए सैंपल लेने? ब्लड सैंपल लिया गया है ईडीटीए में, और वो पुलिस कस्टडी में एफएसएल भेजा जा रहा है। तो रात भर सैंपल का ट्रांसपोर्टेशन एफएसएल आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं, वो जाएगा एफएसएल के लैब में और वहाँ मैक्सिमम 72 आवर्स। हाँ जी। आज इस विमान हादसे को लेकर पूरा देश शॉक की स्थिति में है। सोचिए इस स्थिति में अहमदाबाद के लोगों पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने ये हादसा सबसे करीब से देखा है। ये पोस्टर आज अहमदाबाद में लगा हुआ है, जगह जगह लगा हुआ है। कितने ही लोग इस घटना से टूट चुके हैं, लेकिन अब लोगों को सहारा देने, ढाढ़स बंधाने और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश शुरू हो गई है। इसे लेकर शहर के कुछ अलग अलग हिस्सों में पोस्टर्स लगे हैं, जो अहमदाबाद से कह रहे हैं कि हौसला रखना, क्योंकि आज शहर भी अंदर से टूटा हुआ है। हौसला रखना अहमदाबाद, पोस्टर पर लिखा है। हौसला रखना अहमदाबाद, ये शहर उतना ही टूटा है जितना वो विमान। क्योंकि आप सोचिए ना, आज पूरे अहमदाबाद में एक अजीब सी खामोशी है।
कोई किसी से कुछ कहने की ही स्थिति में नहीं है। सब उस दर्द को चुपचाप एक साथ सहन कर रहे हैं, सामूहिक तौर पर सहन कर रहे हैं। अब अगली खबर का रुख करते हैं, बात मिडिल ईस्ट की, जो लगता है कि फिर से उबलने वाला है। ऐसा लगता है कि जो ईरान इजराइल पर अभी तक अपने प्रॉक्सीज के जरिए लड़ रहा था, चाहे वो इजराइल हो, ईरान खास तौर पर, अब वो सीधे इजराइल पर हमला कर सकता है, क्योंकि इजराइल की स्ट्राइक में ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। अब इसका मतलब समझिए, ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना, इसमें ईरान के सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वरिष्ठ से वरिष्ठतम सैन्य अधिकारियों को मार गिराया। अब डर यह है कि कहीं ईरान और इजराइल का यह युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को दहला कर तो नहीं रख देगा। इसी आशंका में इस वक्त पूरी दुनिया है। लेकिन इजराइल ने ईरान पर पहली बार ऐसा अटैक किया है, और यह अटैक इजराइल की शानदार प्लानिंग का एक अजीबोगरीब मिलिट्री एक्सेलेंस का उदाहरण है। सबसे पहले आपको इसका अपडेट बता देते हैं। खबर आई है कि इजराइल की स्ट्राइक में ईरान में 78 लोगों की मौत हुई है और 329 घायल हुए हैं। इजराइल ने इस हमले में 200 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, जिन्होंने 330 हथियारों से हमला किया। बताया जा रहा है कि इजराइल पूरे ईरान भर में 100 से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया। इजराइल की स्ट्राइक में ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स मारे गए, जिनमें IRGC के चीफ, आर्मी चीफ सब शामिल हैं। इसके अलावा टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए हैं। इन हमलों में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हिट हुआ है। ईरान की जो नातांज यूरेनियम फैसिलिटी है, वो इस हमले में डैमेज हो गई है। नॉर्थ वेस्ट ईरान के शहर के तबरीज सिटी पर इजराइल की स्ट्राइक हुई है, जिसमें एयरपोर्ट पर भी हेवी अटैक हुआ है। देखिए, ईरान की तरफ से इजराइल, अगर आप देखिए, इजराइल की तरफ से 100 से ज्यादा मिसाइलें फायर की गई। इजराइल ने पूरे देश में एक इमरजेंसी घोषित कर दी है, क्योंकि उन्हें पता है ईरान के लिए इस बार उसके नाक की बात है। आप सोचिए कि ईरान के अंदर उसके तमाम वरिष्ठतम से वरिष्ठतम अधिकारियों को मार गिराया है टारगेटेड अटैक से इजराइल ने। और अब इजराइल इसीलिए हाई अलर्ट पर है, क्योंकि उसे पता है ईरान की तरफ से बड़े हमले का खतरा है। अगर ईरान ने कुछ नहीं किया तो उसकी भद पूरे देश और विश्व में पिट जाएगी। इजराइल में स्कूल बंद हो गए हैं, सोशल गैदरिंग्स बंद है। इसके अलावा इजराइल ने जो रीजनल एयर स्पेसेस है वो भी बंद कर दिया है। इस युद्ध की आशंका को देखते हुए मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से में एयर स्पेस फिलहाल बंद है। इस हमले के बाद ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में टकराव की एक नई इबारत लिखी जा रही है। ईरान इराक युद्ध के बाद पहली बार ईरान ने इतनी भयानक बमबारी एक ही दिन में झेली है। इजराइल ने जो हमला किया है वो इस पूरे क्षेत्र के इतिहास में सबसे बड़ा बताया जा रहा है। यह हमला इतना बड़ा था कि इसकी तुलना सिर्फ 1980 के दशक के ईरान इराक युद्ध से ही की जा सकती है। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पूरे ईरान में अब प्रदर्शन हो रहे हैं। वैसे ही ईरान की जनता इजराइल के सख्त खिलाफ है, और अब तो इजराइल ने ईरान पर ऐसा हमला कर दिया है कि वो आसानी से भूलने वाले नहीं है। इसीलिए तेहरान में डेथ टू इजराइल, डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार प्रदर्शन चल रहा है, भीड़ देखिए सड़क चौराहों पर। दूसरी तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं कि उनके दुश्मन ईरान के लोग नहीं बल्कि वहां की सरकार और सुप्रीम लीडर है। नेतन्याहू ये भी साफ कर दिया है कि ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की तरफ से खतरा है। इस हमले के तुरंत बाद नेतन्याहू ने करीब 7 मिनट का एक अंग्रेजी में बयान जारी किया ताकि पूरी दुनिया सुने, जिसमें उन्होंने दुनिया को यह बताया है कि ये ऑपरेशन आखिर क्यों जरूरी था। इजराइल ने दुनिया को यह बताया कि ईरान उनके अस्तित्व के लिए कैसे खतरा है। ये समझाया कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो कैसे उसका पहले निशाना इजराइल ही बनेगा, और ईरान अपना ये हथियार कैसे अपने प्रॉक्सीज के हाथ में भी दे सकता है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर वो ऐसे कट्टरवादी लड़ाके जो संगठन वहां पर है, जो आतंक फैलाते हैं, अगर उनके हाथ में ये न्यूक्लियर वेपन सौंप देता है तो सोचिए इजराइल के लिए कितना बड़ा खतरा है। और यही बताकर नेतन्याहू इस ऑपरेशन को सही ठहरा रहे हैं। स्ट्राइक में ईरान की मिलिट्री के बड़े अधिकारी भी मारे गए हैं और उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी। आप सोचिए, एक एक करके आपको बताते हैं।
IRGC के चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी, ईरान की आर्मी के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी, इसके अलावा सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अल राशिद, 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए हैं, डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फेरेयुदान अब्बासी। इन 5 की तस्वीर देख लीजिए। अगर टॉप कमांडर्स, टॉप आर्मी अधिकारी और 2 बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनके मारे गए हैं। एकदम टारगेटेड अटैक्स इजराइल ने किया है। ईरान में खलबली मची हुई है। आज इस युद्ध के मौके पर इजराइल और ईरान की तुलना भी हो रही है। ये माना जा रहा है कि कल को अगर ईरान ने इजराइल के खिलाफ पूरा युद्ध शुरू कर दिया तो फिर दोनों की ताकत क्या है और कमजोरी क्या है। इजराइल तकनीकी तौर पर एक बहुत ज्यादा सक्षम देश माना जाता है, तो ईरान के पास भी मिसाइल्स की ताकत है। इसलिए आइए आपको इजराइल और ईरान की एक तुलना जरा दिखाते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पलड़ा आखिर किसका भारी है अगर युद्ध की नौबत आती है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से ईरान इजराइल से 74 गुना बड़ा है। ईरान का क्षेत्रफल अगर 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है तो इजराइल का क्षेत्रफल बहुत कम 22,145 वर्ग किलोमीटर। दोनों की आबादी में कोई तुलना नहीं है। ईरान को पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन है वो करीब 9 करोड़ है, तो पूरे इजराइल की सिर्फ 96 लाख, यानी 1 करोड़ भी नहीं। लेकिन जीडीपी के मामले में इजराइल ईरान से बहुत आगे है। ईरान का जीडीपी अगर 38.7 लाख करोड़ रुपए है तो वहीं इजराइल का 44.2 लाख करोड़। दोनों की एयरफोर्स की तुलना करें तो इजराइल का पलड़ा भारी है। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट्स हैं, इजराइल के पास उससे कहीं ज्यादा 611, जिनमें से ज्यादातर मॉडर्न है। फाइटर जेट्स में भी इजराइल आगे है। ईरान के पास 188 है तो इजराइल के पास 240। आर्मी और नेवी पावर में ईरान आगे है। ईरान के पास 65,825 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि इजराइल के पास 35,985। ईरान के पास 1,713 टैंक्स हैं, इजराइल के पास 1,300। नेवी की फ्लीट स्ट्रेंथ में ईरान आगे है। ईरान के पास 107 है, इजराइल के पास 62। सबमरीन्स ईरान के पास 19 हैं और इजराइल के पास सिर्फ 5। लेकिन इसकी संभावना कम ही है कि इजराइल और ईरान के बीच कोई कन्वेंशनल वॉर की नौबत आए, यानी कि परंपरागत तरीके से लड़ाई हो, इसकी संभावना ना के बराबर दिखती है। लेकिन दोनों की अटैक जो ताकत है वो मिसाइल अटैक है, इसीलिए दोनों की मिसाइल्स की तुलना भी बहुत जरूरी है। मिसाइलों में ईरान का पलड़ा भारी है। ईरान के पास 3000 के करीब बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं, जिनमें से ज्यादातर शॉर्ट मीडियम रेंज की हैं, जबकि इजराइल के पास अगर आप देखें तो इजराइल के पास 1300 मिसाइलें हैं और ज्यादातर लॉन्ग रेंज की हैं। जैसे ईरान के पास अधिकतम दूरी की मिसाइल सेजल 2 है, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, जबकि इजराइल के पास जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है वो जेरिको 3, जिसकी रेंज है लगभग 4800 से 6500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर तक, और न्यूक्लियर हथियार भी ले जाने में ये सक्षम है। इसके अलावा ईरान के पास शहाब 3 मिसाइल है, शहाब 3 मिसाइल, रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर। इजराइल के पास जेरिको 2 है, जिसकी रेंज है 1500 से 3500 किलोमीटर। फिर छोटी दूरी के लिए अगर देखें तो ईरान के पास फतेह 110 मिसाइल है, जिसकी रेंज है 300 से 500 किलोमीटर। इसके जवाब में इजराइल के पास शॉर्ट रेंज का है जलियाज क्रूज मिसाइल, 250 किलोमीटर की रेंज वाला। यानी इजराइल के पास भले ही मिसाइल्स कम हो, लेकिन उसकी जो भी मिसाइल्स हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं, यानी प्रभावी हैं। लेकिन ताकत के नंबर में अगर आप देखिए तो ईरान की ज़्यादा है। प्रॉक्सी वॉर लड़ने की, प्रॉक्सी वॉर यानी कि वो सीधे लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता, वो एक देश ऐसा है जो तमाम लड़ाके आतंकी संगठनों को पैसा देता है इजराइल में तबाही मचाने के लिए, ये नेतन्याहू का आरोप रहता है। उसकी तरफ से वो गुट जो है वो वॉर लड़ते हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे हूती हो, हिजबुल्लाह हो, इनका वो समर्थन करता है। और कहा जाता है कि हथियार, पैसा, लड़ाके, इन सब से उनको मदद करता है। जैसे इजराइल के उत्तर लेबनान में देखिए हिजबुल्लाह है, जिसे ईरान का पूरा समर्थन है। इसी तरह से गाजा में हमास है, इसे भी ईरान का पूरा समर्थन है। येमेन में हूती हैं, जिन्हें ईरान हथियार के साथ सपोर्ट देता है। सीरिया और इराक में भी बहुत से मिलिशिया ग्रुप्स हैं, जिन्हें ईरान अपना सपोर्ट देता है, हर तरह से उनकी मदद करता है। इजराइल के खिलाफ जंग में वो पूरी ताकत पीछे से झोंकता रहा है, और ये सब ईरान के कहने पर इजराइल के खिलाफ ही काम करते हैं, उसी पर हमले करते हैं।
इसीलिए इजराइल ने पिछले 2 सालों की लड़ाई में एक एक करके इन संगठनों पर हमले किए। उन्हें पूरी तरह से वो खत्म तो नहीं कर पाया, लेकिन ठीक ठाक नुकसान पहुंचा दिया है। अब अंत में इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि इस आतंक की नर्सरी ईरान है। वैसे तो इजराइल के ऑपरेशन हमेशा ही बड़े कमाल के रहते हैं, पर खास तौर पर वो खुफिया ऑपरेशन करने के लिए जाना जाता है। और ईरान के खिलाफ इजराइल की गुरुवार रात की स्ट्राइक इसका एक जबरदस्त नमूना है। इजराइल ने ईरान में जो ये ऑपरेशन किया, ये भी बहुत खुफिया ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन इजराइल की मिलिट्री पावर के अलावा उसकी जो खुफिया एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी है। पूरा इनपुट आप देखिए कैसा था, जिस तरह की प्रिसिशन। अगर एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है तो वो किस मकान में है, कहां पर है, उसको कैसे मारना है। ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन कहा जा सकता है, जिसमें आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स तो थी ही, इसके अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली तकनीक का जबरदस्त कमाल था। इसीलिए इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर यह सटीक स्ट्राइक की, जबकि जानकारी लीक हो गई थी कि इजराइल ईरान पर हमला करने ही वाला है। 2 दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे, लेकिन ईरान पर भी अपने ठिकानों को नहीं बचा पाया। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशन सिर्फ कुछ ही दिनों में इजराइल ने प्लान किया हो। ये कितना सटीक था, इसे देखकर ही समझा जा सकता है कि ऑपरेशन कई वर्षों की प्लानिंग का हिस्सा था। इसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस गैदरिंग थी। जिस शख्स को मारना है, जिस फ्लोर पर मारना है, वहीं पर पॉइंटेड अटैक, जिसके लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी ने, मोसाद के एजेंट्स ने बहुत मेहनत से सटीक काम किया। एक एक जानकारी निकालकर इजराइल की मिलिट्री को दी, फिर इजराइल ने घुसकर मारा। ये कवर्ट ऑपरेशन किया। इस हमले में बहुत पहले से ही मोसाद के जो एजेंट्स हैं वो सक्रिय हो गए थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में जाकर एक विस्फोटक ड्रोन का बेस बनाया था। हमले की रात को मोसाद ने ड्रोन्स एक्टिव किए और उन्हें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर्स पर लॉन्च किया गया, जैसे कि तेहरान के नजदीक अस्फाकाबाद इलाके में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, जो सीधे इजराइल की जनता के लिए बहुत बड़ा खतरा। यह सेंटर इजराइल के लिए डायरेक्ट थ्रेट, सीधा खतरा था। इजराइल के ड्रोन्स ने अचानक से यह सरप्राइज अटैक किया और ईरान की मिसाइलें उनके सेंटर्स पर ही तबाह कर दी। इसके अलावा अगर आप देखिए तो हथियारों से भरी गाड़ियां भी चोरी छिपे ईरान में लाई गई। इन हथियारों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिससे इजरायली लड़ाकू विमानों को ईरान के आसमान में बिना किसी रोक टोक के उड़ने और हमला करने का मौका मिला। और मौत वो सच्चाई है जिससे कोई भी इंसान बेखबर नहीं, फिर भी वो सोचता 100 बरस की है जिसे पल भर की खबर नहीं। नमस्कार।